ये है माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक वर्ल्ड, द डेजर्ट ओनली वर्ल्ड, जहाँ पे ना तो कोई नेचुरली ट्री स्पॉन होता है ना ही कोई मॉब्स। और यहाँ पे आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज, और साथ में मुझे कंप्लीट करना है इन सारे टारगेट्स को भी, और इस बंजर से दिखने वाले जमीन को मुझे बनाना है एकदम मेगा बेस में, और ये इन सारी चीजों को मैं करने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। तो चलो फिर इस बात पे तुरंत लाइक ठोक दो। हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा तो है। डे 1 था और मैं स्पॉन हुआ था इस बंजर रेगिस्तान में, जिसके चारों तरफ सिर्फ ये रेतीले बड़े बड़े पहाड़ थे और रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये सूखी झाड़ियां थी। तो फिर इन्हें तोड़ के मैं यहाँ से कुछ स्टिक्स जमा करता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में इन स्टिक्स के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, और इस डेजर्ट में ट्री का नेचुरली स्पॉन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी यहाँ पे एक विलेज ढूंढना, क्योंकि विलेज ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से मुझे क्राफ्टिंग टेबल, बेड और खाना मिल सकता है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कुछ टूल्स भी मिल सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आगे निकल गया एक विलेज की तलाश में, और थोड़ी दूर आगे जाते ही मुझे यहाँ पे कुछ शुगर केन दिखे, तो उसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया। और इस बंजर डेजर्ट पे चलते चलते मेरी हंगर बार भी कम होने लगी थी, और देखते ही देखते मेरी हंगर बार आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। एंड तभी फाइनली मुझे सामने यहाँ पे एक विलेज दिखाई दिया, और ये विलेज लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा था। और विलेज में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने यहाँ से हेबल कलेक्ट किया, क्योंकि मेरी हंगर बार इतनी कम हो चुकी थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। और सारे हेबल को कलेक्ट करने के बाद मेरी नजर 1.20 में ऐड हुए नए स्ट्रक्चर की तरफ गई। इसे हम वेस्टोन कहते हैं। बेसिकली ये एक तरीके का पोर्टल है, जिससे हम एक विलेज से दूसरे विलेज में इजीली टेलीपोर्ट हो सकते हैं। फिर तुरंत मैंने इस पोर्टल पे लेफ्ट क्लिक करके इस पोर्टल को एक्टिवेट किया, और इसका नाम मैंने चेंज कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सा विलेज है। और फिर मैं निकल गया क्राफ्टिंग टेबल की तलाश में। थोड़े घरों में सर्च करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल मिल गई, और जितने ही मेरे पास हेबल थे उसे मैंने वीट में कन्वर्ट करके अपने लिए बहुत सारे ब्रेड बनाए और अपनी भूख को यहाँ पर शांत किया। उसके बाद मैंने विलेज में से बेड और इसके क्राफ्टिंग टेबल दोनों को हड़प लिया। एंड तभी मेरी नजर विलेज के पास में ही एक डेजर्ट टेम्पल की तरफ पड़ी, और फिर तुरंत मैं चला गया उस डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए। तभी मुझे इस विलेज में एक आयरन भैया दिखे, और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। फिर मैंने आयरन भैया को अपने पास बुलाया और उनके कान में एक छोटी सी बात बोली। I am sorry, बाबू। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। और आयरन भैया ने हमें यहाँ पे टोटल 4 आयरन दिए, और उससे तुरंत मैंने बनाया अपने लिए एक आयरन का पिकेक्स। और इतना सब कुछ करने में यहाँ पे रात हो गई, तो यहाँ पे मैंने फटाक से बेड लगाया और उसमें सो के मैंने नेक्स्ट डे कर लिया। नेक्स्ट डे मैं चला गया डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए, लेकिन और इस स्केलेटन को देख के मेरी सच में फट गई थी। फिर जैसे तैसे मैंने इस स्केलेटन को यहाँ पे मारा, और फिर चला गया मैं डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए। अंदर इतनी खास लूट तो नहीं थी, लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे 2 स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुके थे, और यहाँ के बाकी सारे चेस्ट में तो यहाँ पे बस कूड़ा कबाड़ा ही था। पर आखिरी चेस्ट में से मुझे यहाँ पे एक सबसे कीमती चीज मिली, जो की थी सैडल। और सारी लूट को कलेक्ट करके मैं आ गया बाहर, और बाहर आते ही सबसे पहले मैंने अपने सैडल को अपने दोस्त के ऊपर लगाया एंड इसके ऊपर बैठ गया। और इसके लिए एक बहुत प्यारा सा नाम मुझे बस खाली कमेंट करके बताओ, ताकि मैं इसका नामकरण नेक्स्ट एपिसोड में जरूर कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं इसका नाम रखने वाला हूं मार्तन डमडेरे। और अपने दोस्त डमडेरे पे बैठ के मैं निकल गया था इस वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। और थोड़ी ही दूर आगे जाते मुझे यहाँ पे एक और विलेज दिख गया। विलेज में वैसे ज्यादा कुछ तो था नहीं, बस यहाँ पे थोड़े से हेबल थे, तो उन्हें मैंने यहाँ पे फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और इस विलेज के पोर्टल को भी मैंने एक्टिवेट करके इसका भी नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, ताकि मुझे याद रहे। और थोड़ा सा और इस विलेज को एक्सप्लोर करने में मुझे यहाँ पे एक बांध दिखा, एंड जब मैंने नजदीक जाके देखा तो यहाँ पे भाई साहब एक पिंक शिप थी, जो कि कितना रेयर होता है यार माइनक्राफ्ट के अंदर पिंक शिप का मिलना। और ये विलेज मेरे बेस के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि इसके चारों तरफ बस यहाँ पे प्लेन्स बायोम थे। डेजर्ट टेम्पल से लाए हुए सारे चेस्ट को मैंने यहाँ पे रखा, और जितने मेरे पास सामान पड़े थे सारे सामान को मैंने वहाँ पे ट्रांसफर किया, और अपने बेड को भी यहीं पे लगा दिया। एंड उसके बाद मैं निकल गया इस पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी आगे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली थी। और शाम होते होते ही मेरे जस्ट विलेज के बगल में मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रिवीन दिखी, जिसके अंदर एक माइन शाफ्ट था। इसका मतलब मुझे अभी अनलिमिटेड वुड यहाँ से मिल सकता है, और यहाँ पे बहुत सारे आयरन भी दिख रहे थे। पर इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं नीचे जा सकूं। नेक्स्ट डे मैं चला गया इस रिवीन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा आगे जाते मुझे यहाँ पे स्टोन मिले, तो सबसे पहले मैंने अपने सारे स्टोन के टूल्स क्राफ्ट कर लिए। और उसके बाद मुझे डेजर्ट की सबसे कीमती चीज मिली, जो थी ये डर्ट, क्योंकि नेचुरली हमें कहीं पे भी डर्ट इस डेजर्ट में नहीं मिलता है, और बिना इस डर्ट के सर्वाइव करना इस डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो फटाफट से यहाँ से मैंने बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर ली, और इस माइन शाफ्ट से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका मैं उतना ज्यादा यहाँ से वुड माइन कर लेता हूँ। और इसी माइन शाफ्ट के अंदर से मुझे भर भर के यहाँ से कोल और थोड़े से आयरन मिल जाते हैं। और बेस पे आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए एक शील्ड क्राफ्ट करता हूँ, अपने लिए कुछ फर्नेसेस बना के उसमें आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ।
और ये इतने सारे वुड मुझे इस माइन शाफ्ट से मिल चुके हैं जो कि इस समय के लिए काफी थे। और थोड़ी देर में ही मेरे आयरन स्मेल्ट हो जाते, तो उससे फटाक से मैं अपने लिए एक पिकेक्स और एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। इसके बाद मैं चला गया अपने इस पोर्टल को टेस्ट करने के लिए, और ये पोर्टल बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये मेरा एक एक्सपी पॉइंट भी हमेशा कम कर दे रहा था यूज करने पे। और उसके बाद मैं चला गया फिर से एक और बार रिवीन को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे क्राफ्ट करना था अपने लिए फुल आयरन आर्मर का सेट। नीचे जाते ही सबसे पहले मैंने इस पूरे माइन शाफ्ट को लाइट अप किया ताकि कोई भी मॉब जल्दी यहाँ पे स्पॉन ना हो। और तभी मुझे यहाँ पे एक दान पेटी दिखी, जिसके अंदर मुझे बस यहाँ से थोड़ी सी बेसिक सी लूट मिल गई। और उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत सारे आयरन माइन किए ताकि मेरा आर्मर बन सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी डर्ट थे मैं उन्हें भी माइन करते जा रहा था, क्योंकि आगे मुझे बहुत ज्यादा काम देने वाले थे। और इसी माइन शाफ्ट को लग के यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी केव भी थी, जिसके अंदर मुझे एक स्पॉनर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी इसके अंदर जाने में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर सारे लूट को कलेक्ट करके मैं दोबारा एक बार फिर से बेस पे रिटर्न आ जाता हूँ। बेस पे आने के बाद मैं अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रखता हूँ, और जितने मेरे पास डर्ट थे उन सारे डर्ट से मैं अपने लिए एक छोटा सा फार्म का एरिया बिल्ड करता हूँ, और विलेज से जाके वहाँ से बहुत सारे सीड कलेक्ट करता हूँ। और इतनी देर में मेरे सारे आयरन पक भी चुके थे, तो मेरा पूरा आयरन का आर्मर सेट यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है। फिर एक बकेट क्राफ्ट करके मैं अपने फार्म में सारे सीड्स को प्लांट कर देता हूँ, और फिर अपने पूरे बेस को मैं यहाँ पे लाइट अप कर देता हूँ। The next morning. और अब नेक्स्ट डे मेरा प्लान था घूमने जाने का, ताकि कुछ काम की चीजें मुझे इस डेजर्ट से भी मिल सके। और सबसे काम की चीज थी ये सैपलिंग, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्मिथ के विलेज में ही मिल सकती थी, जिससे मेरे वुड का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला था। तो फिर मैंने अपने दोस्त डमडेरे को लिया और निकल पड़ा मैं अपने इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी दूर जाते ही मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल दिखाई दिया। तुरंत मैं चला गया उस डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए, और इसके पहले चेस्ट में से मुझे यहाँ पे एक सिल्क टच की बुक मिल गई, और बाकी 2 चेस्ट में से मुझे बस यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा मिला। लेकिन तीसरे चेस्ट में से मुझे मिले यहाँ पे मेरे वर्ल्ड के पहले डायमंड, वो भी 3-3। और यहाँ से बाकी अदर लूट को कलेक्ट करके मैं निकल गया आगे। थोड़ी दूर और आगे जाने पे मुझे यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट भी दिखा, जिसके चेस्ट में से मुझे यहाँ पे एक नया क्रॉस मिल गया, वो था कैरेट। और इस पिलेजर आउटपोस्ट से बाहर निकलते समय मेरी और मेरे दोस्त डमडेरे दोनों की हालत एकदम खराब थी, क्योंकि हर तरफ से यहाँ पे तीरों की बौछार हो रही थी हमारे ऊपर। पर किसी तरह से वहां से बचा के हम वहां से निकल गए। रात होते होते मैं एक और विलेज में पहुंच गया, पर इस विलेज में भी सिर्फ हेबेल के अलावा और कुछ नहीं था। तो यहाँ के हेबेल को कलेक्ट करके मैंने इन्हीं के गाँव वालों को बेच दिया, और इस विलेज के पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं निकल गया नेक्स्ट विलेज की तलाश में। और थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और विलेज मिला। सबसे पहले मैंने उसके पोर्टल को एक्टिवेट किया और यहाँ से बहुत सारी हेबेल कलेक्ट की। तभी मुझे यहाँ पे इस विलेज में कुछ काउस दिखे, और जाके तुरंत मैंने उन्हें मार दिया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इन्हें नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इस बंजर रेगिस्तान में मुझे लेदर के लिए बस यही एकमात्र सहारा था मेरे पास। Shit! और इसी विलेज की जस्ट कुछ ही ब्लॉक दूरी पे मुझे यहाँ पे एक और विलेज दिखाई दी, पर इस विलेज में मुझे हेबेल के अलावा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब हुआ मेरे साथ। जब मैं यहाँ पे हेबेल को कलेक्ट कर रहा था, तभी यहाँ पे अचानक से एक वॉन्डरिंग टेरर स्पॉन हुआ। आप लोग देखेंगे और ये वॉन्डरिंग ट्रेडर मेरे लिए यहाँ पे 2-2 सैपलिंग्स लेकर आया था गाइस। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत मैंने यहाँ के ट्रेडर से ट्रेड करके यहाँ से अपने लिए कुछ एमरेल्ड कलेक्ट किए, और फिर मैंने अपने ट्रेडर भाई साहब से 4 स्प्रूस की सैपलिंग्स ले ली, और लीड और लेदर के लिए मैंने इनके लामा को ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद मैं अपने दोस्त डमडेरे को लेके अपने बेस के लिए टेलीपोर्ट होने की कोशिश करने लगा। पर यहाँ पर एक चीज की प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे सिर्फ मैं टेलीपोर्ट हो पा रहा था, मतलब मेरा डमडेरे को मुझे चलाकर ही लाना पड़ेगा। और इस विलेज में रिटर्न आते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी है। तो तुरंत मैं उसके घर में गया और वहां से मैंने उनके सारे बुक सेल को यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ से सारी चीजों को कलेक्ट करके नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा अपने बेस के लिए। और थोड़ी दूर आगे जाते ही मुझे यहाँ पे एक और डेजर्ट टेम्पल दिखा, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे कुछ खास लूट नहीं मिली। हाँ, बस मुझे यहाँ से 2 और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गए। और इसी डेजर्ट टेम्पल के बगल में एक विलेज था। पहले तो मुझे ये नॉर्मल विलेज लगा, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर गया तब मुझे पता चला कि ये एक ब्लैक स्मिथ का विलेज है। और जैसे ही मैं ब्लैक स्मिथ के चेस्ट को खोला, भाई साहब मुझे यहाँ पे टोटल 13 ओक सैपलिंग मिल चुकी थी, और साथ में इतने सारे यहाँ पे ऑब्सिडियन थे, जिससे मेरा पोर्टल भी इजी तरीके से बन जाएगा। और इस विलेज से भी थोड़े से हेबेल कलेक्ट करके मैं निकल गया अपने बेस के लिए। और फाइनली शाम होते होते मैं अपने बेस पे रिटर्न आ गया था। नेक्स्ट डे मेरे पास जितने भी सैपलिंग थे, सारे सैपलिंग को मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया, और जो भी मुझे कैरेट वहां से मिले थे उन्हें भी मिलाके मैंने अपने फार्म में प्लांट कर दिया। और जो मुझे दूसरी सैडल मिली थी, उस सैडल को भी मैंने अपने दूसरे कैमल को पहनाया और उसे जाके डमडेरे के पास लाके छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने इन दोनों को कैक्टस खिला के ब्रीड कराया,
और थोड़े टाइम बाद ही हमारे विलेज में डमडेरे भाई का एक बच्चा भी आ चुका था। इस प्यारे से बच्चे के लिए ना एक कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा एक नाम सजेस्ट कर देना है। इन लोग की फैमिली काफी बड़ी होती जा रही है डमडेरे की। और इसके बाद जितने भी मेरे पास शुगर केन थे सारे शुगर केन को भी मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया। और ये 1.20 का नया अपडेट है कि शुगर केन को प्लांट करने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे सारे रिसोर्सेज यहाँ पे ग्रो हो रहे थे। एंड नेक्स्ट डे मैं चला गया था यहाँ पे 2-3 दिन के माइनिंग ट्रिप पे, ताकि मैं यहाँ पे जितने भी काम के ओर से सारे ओर्स को यहाँ पे मैं कलेक्ट कर सकूँ, स्पेशली यहाँ से डायमंड को। अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने इस पूरे केव को लाइट अप किया और यहाँ पे जितने भी आयरन थे मैंने उन सारे आयरन को यहाँ पे माइन कर लिया। और सच बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे आयरन थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ज़ॉम्बी स्पॉनर था मैंने उस पर भी लाइट लगा दी। और उसके चेस्ट को चेकआउट करने में मुझे यहाँ पे बस बेसिक सी लूट मिली। और इस केव में इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे ना कि मेरा लाइट अप करना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। फिर किसी तरह से मैंने इस पूरे केव को लाइट अप किया। आगे जाने पे मुझे गोल्ड मिला तो उसे मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से रेडस्टोन मिल गए। और थोड़ी दूर आगे जाने पे मुझे कुछ अजीब सी चीज दिखी जहाँ पे बहुत सारे आयरन थे, पर अभी मुझे डायमंड माइन करना था तो इसके बारे में मुझे सोच के कोई मतलब नहीं है। फाइनली थोड़ा और अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा पहला डायमंड मिला जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड अंदर जाने पे मुझे एक और ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला और फिर इसे मैंने लाइट अप किया और यहाँ के ज़ॉम्बी को मार के मैंने इसकी चेस्ट को चेकआउट किया, जिसमें से मुझे एक सैडल मिल गया। और यहाँ से मुझे थोड़ी से लैपिस लजूली भी मिल गए। एंड उसके बाद मैं उस जगह पहुंचे जहाँ पे बहुत सारे आयरन थे। सबसे पहले मैंने इस पूरी जगह को लाइट अप किया और यहाँ पे हर जगह पे आयरन थे यार, समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। और उसी के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी सी लावा पुल थी। और जैसा मैंने सुना है कि लावा पुल के पास में बहुत सारे डायमंड होते हैं। और जैसे मैंने ये बात कही मैंने सामने देखा कि यहाँ पानी के अंदर एक डायमंड है। फिर तुरंत मैं उस डायमंड को माइन करने के लिए नीचे कूद गया, पर ब्रीदिंग इश्यू की वजह से मैं उसे माइन नहीं कर पा रहा था। और थोड़ा आगे जाने का मुझे एक और अजीब सी जगह दिखी जहाँ पे बहुत सारे आयरन थे। नीचे जाने के बाद देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मानो यहाँ पे ट्रक पलटी हो चुका है पूरे आयरन का। पर कोई बात नहीं, यहाँ से मुझे बहुत सारे डायमंड मिल गए तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सारे डायमंड को कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैं आ गया सरफेस पे। पर सरफेस पे भी यहाँ पे मौसम कुछ अलग ही हो रखा था यार। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ माइनक्राफ्ट में। और इस माइनिंग ट्रिप से मुझे 3 स्टैक आयरन, आधा स्टैक गोल्ड और 60 डायमंड मिल चुके थे। और इतने ही टाइम में मेरे सारे ट्री ग्रो भी हो गए थे तो मैंने अपने सारे ट्री को यहाँ से कट करने का काम चालू किया और साथ ही साथ उन्हें रीप्लांट भी कर दिया। और साथ ही साथ मैंने अपने सारे शुगर केन को भी यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया। फिर मैंने अपने लिए गोल्ड की हेलमेट बनाई और एक डायमंड का पिकेक्स भी क्राफ्ट किया। और फिर नेदर पोर्टल को बिल्ड करके उसे लाइट अप करके मैं चला गया नेदर के अंदर। और वैसे तो नेदर में मुझे स्पॉन काफी अच्छा मिला था, ये लाल वाला बगीचा, पर पता नहीं क्यों मेरे यहाँ पे फटके 4 हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे सुअरों का हमला कभी भी हो सकता था मेरे ऊपर। थोड़ा आगे जाते मैंने अपने सबसे पहले सुअर का शिकार किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रास्ता खोजने, क्योंकि ये चारों तरफ का ये लाल लाल पेड़ से भरा हुआ जगह था। ये वैसे तो इस जगह पे सुअरों का खतरा बहुत ज्यादा था, पर एक चीज अच्छी थी कि ये पढ़े लिखे लोग सुअरों को खुद मार देते थे। उसके बाद मैं अपना पाथवे मार्क करके आगे बढ़ने लगा और आगे जाते ही मुझे यहाँ पे नीला वाला जंगल भी दिखाई दे रहा था, पर वहां जाने का रास्ता लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर काफी देर यहाँ भटकने के बाद जब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने इन कॉर्ड्स को तोड़ के अपनी थोड़ी सी एक्सपी बढ़ाई। सोचा जब यहाँ आए हैं तो कुछ फायदा हो ही जाए अपना। थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पे एक जंगली सुअरों का पूरा कबीला अपने बाल बच्चों के साथ मेरे पे हमला करने के लिए चला आया। फिर जैसे तैसे मैंने इन सारे सुअरों को यहाँ पे मारा और तुरंत मैं आ गया अपने ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आते सबसे पहले मैंने अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया और अपने लिए कुछ डोर्स बनाए और फिर चला आया अपने रिवीन में डायमंड को माइन करने के लिए। पर क्यूरियोसिटी इतनी थी कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके अपने इस आयरन वेन को माइन करना चालू किया, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। और मैं जितना माइन कर रहा था यहाँ पे उतने ज्यादा मुझे यहाँ पे आयरन दिखाई दे रहे थे। और लकीली मुझे यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे कुछ डायमंड भी दिख गए, तो फटाक से मैंने उन सारे डायमंड को यहाँ पे माइन कर लिया। फिर मैंने अंडर वाटर जाके भी उन सारे डायमंड को वहां से कलेक्ट किए। और बाहर निकलते वक्त मैंने एक और चीज देखी कि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे डायमंड थे। फिर यहाँ पे जितने भी डायमंड थे एक एक करके मैंने सभी को यहाँ पे कलेक्ट किया। तब यहाँ पे अंडर वाटर मुझे यहाँ पे रॉ आयरन का एक ब्लॉक दिखा, जो कि ये सेम स्ट्रक्चर वहां पे भी था जहाँ पे पहले मैंने टॉर्चेस लगाए थे। तो फटाफट से मैंने इसे माइन किया। फिर अंदर जितने भी बचे कुछ डायमंड थे सभी डायमंड को मैंने कलेक्ट किया। और बाहर आते सबसे पहले मैंने डिसाइड किया इस वेन को यहाँ पे माइन करने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस पूरे एरिया को क्लियर करके देखना है कि यहाँ पे क्या है। और जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा माइन किया ही था कि मुझे यहाँ पे एक और रॉ आयरन का ओर मिल चुका था। और जस्ट थोड़े देर बाद ही मुझे यहाँ पे एक और मिल गया और मेरी क्यूरियोसिटी अब और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मैं जितना माइन कर रहा था यहाँ पे आयरन उतने ज्यादा निकल के आ रहे थे। और तभी इस पूरे एरिया को क्लियर करते करते मुझे यहाँ से कुछ डायमंड भी दिखे। तो फटाफट से मैंने इस पूरे एरिया को क्लियर किया। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक नहीं पूरे 60 डायमंड का वेन पड़ा हुआ है। तो तुरंत उसे भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और फिर मैंने इस पूरे आयरन वेन को क्लियर करने का काम चालू किया, इसे बिना माइन किए। बस खाली देखना था कि यहाँ पे कितने सारे आयरन दबे हुए हैं। और थोड़े टाइम बाद ये रहा उसका रिजल्ट। मतलब इतने सारे आयरन, आज तक मेरे को कभी नहीं मिला ऐसा वेन
क्या आप लोग को कभी मिला ऐसा वेन? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसको कहते क्या है। कसम से इतने सारे आयरन को देख के ना दिमाग चकरा रहा था, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। पर फिर मैंने सोचा इस सारे आयरन को मैं फॉर्चून 3 से माइन करूंगा, तो फिर इसे मैंने छोड़ दिया। और इस बार के माइनिंग ट्रिप से मुझे यहाँ पे टोटल 34 डायमंड मिल चुके थे, जो कि मेरे आर्मर के लिए काफी है। फिर मैंने अपने यहाँ पे छोटे मोटे थोड़े से काम किए, जैसे अपने फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करना, अपने शुगर केन को हार्वेस्ट करना, और उसके बाद अपने सारे शिप्स को ब्रीड कराना। और फिर मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि मेरे विलेज में से यहाँ पे एक भी विलेजर दिख रहा नहीं है, हर घर मेरे विलेजर का खाली था। और फिर मैंने जोर से चिल्लाया, कहाँ मर गए सब गांव वाले? और थोड़ा छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि ये खड्डे में बैठ के अपने लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। बताओ। फिर इन गांव वालों को मैंने जैसे तैसे बाहर निकाला और इस खड्डे को मैंने पैक किया था कि दोबारा कोई इसके अंदर ना चला जाए। फिर मैंने इन गांव वालों को उन्हीं के घर में इन्हें कैद कर दिया ताकि ये दोबारा फिर से कहीं ना भाग जाए। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए एक चमचमाता हुआ पूरा फुल सेट डायमंड का आर्मर बनाया और उसे धारण करके मैं फुल्ली डायमंड में कवर हो चुका था। फिर अपने लिए एक आर्मर स्टैंड बना के मैंने अपने पुराने आयरन के आर्मर को सम्मान सहित उसके ऊपर लगा दिया। और फिर बचे हुए जितने मेरे पास डायमंड थे उनसे मैंने पूरे डायमंड के टूल्स बना लिए। फिर मैंने एक इंचेंटिंग टेबल बनाया और जितने भी मेरे पास बुक्स थे उन सारे बुक्स को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया बुक शेल्फ में और उन्हें अपने आंगन में जाकर लगा दिया। फिर यहाँ पे मुझे 30 लेवल का तो नहीं, पर यहाँ पे मुझे ठीक ठाक एकदम बेसिक सी इंचेंटमेंट मिल गई, तो उसे मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर पे अप्लाई कर दिया। और उसके बाद मेरे पास जितने भी लेदर थे उन सभी लेदर से मैंने बुक्स बना के बुक सेल बनाए और अपने इंचेंटमेंट टेबल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। और फिर जब मैंने अपने बो को चेक किया तो उस पर मुझे इन्फिनिटी मिल रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर एक्सपी नहीं था। तो इस बार मैं चला गया नेदर में एक्सपी को कलेक्ट करने के लिए। इस सफेद पत्थर को तोड़ के मैंने अपनी फटाफट से अपनी एक्सपी को 30 किया। सरफेस पे आके सबसे पहले मैंने अपने बो पे इन्फिनिटी ली, फिर मैंने कुछ और बो क्राफ्ट किए और उन्हें इंचांट करने पे मुझे सब पे उन्हें पावर 3 मिल गए। तो तुरंत मैंने अपने लिए एक एनविल बनाई और अपने सारे बो को मर्ज करके मैं एकदम मस्त वाला पावर 4 का एक इन्फिनिटी बो बना लिया। और फिर चला गया मैं नेदर में, और इस बार मैं नेदर में आया था नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। थोड़ा आगे जाते मैं यहाँ पे ब्लू वाले बायोम में पहुंचा। यहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने थोड़े से खड्डे किए और यहाँ पे मैंने कुछ एंडरमैन को मारा एंडरपेल कलेक्ट करने के लिए। और थोड़ा आगे जाते ही मुझे ये जला हुआ बायोम दिखा और इसी जले हुए बायोम में ये नेदर फोर्ट्रेस में मुझे मिल चुका था, जो कि बहुत ही बेकार जगह पे स्पॉन हुआ था। इस बार नीचे के रास्ते से मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर गया और अब बस मुझे यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर ढूंढना था जिसको मार के मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज कलेक्ट कर सकूं। और आगे जाते मुझे एक काले कंकाल मिले तो मैंने इन्हें मारा और थोड़े से कंकाल को मारने के बाद मुझे यहाँ पे एक विदर स्कल मिल चुका था, जो कि कितना लकी मोमेंट था यार मेरे लिए। तो तुरंत उसे मैंने कलेक्ट किया और आगे बढ़ गया। आगे मुझे थोड़ी सी दान पेटी मिली जिसके अंदर खास सी लूट नहीं थी। एंड उसके बाद मुझे लाल वाला बगीचा मिला जहाँ से मैंने सारे फूल कलेक्ट कर लिए, इसे नेदर वॉट कहते हैं। और थोड़ा आगे जाते मुझे यहाँ पे एक और दान पेटी मिली जिसके अंदर से मुझे एक डायमंड मिल गया। और फिर फाइनली थोड़े टाइम के बाद मुझे यहाँ पे एक पहला ब्लेज मिला, उसे मार के मुझे यहाँ पे पहला ब्लेज रॉड भी मुझे यहाँ पे मिल चुका था। और थोड़ी दूर जाते ही मुझे यहाँ पे इनका ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया जहाँ पे बहुत सारे ब्लेज थे। तो मैंने इन सभी ब्लेज को यहाँ पे मारा और यहाँ से मैंने बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट की। और मुझे यहाँ से टोटल 16 ब्लेज रॉड मिल चुकी थी, जो कि मच इनफ है मेरे लिए। एंड उसके बाद मैं निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। एंड रास्ते में मैंने फिर यहाँ से कुछ और एंडरमैन को मारा ताकि मुझे एंडरपल वगैरह मिल सके। ओवरऑल में आते ही तुरंत मैंने ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर बनाए और उससे तुरंत बनाया अपने लिए आई ऑफ एंडर। और फिर मैंने अपने विलेजरों के घर को एक घर से दूसरे घर से कनेक्ट किया। एंड वहाँ पे मैंने उनके सभी के घरों में बेड लगाए और उन्हें दाना पानी दिया ताकि मेरे आने तक में ये अपनी आबादी काफी ज्यादा बढ़ा दें। फिर मैंने अपना पहला आई ऑफ एंडर थ्रो किया और जिस डायरेक्शन में इसने बताया उस डायरेक्शन में निकल गया मैं स्ट्रॉन्ग होल की तलाश में। और थोड़ी दूर आगे जाते ही मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल का पोजीशन मिल गया, तो फटाक से मैं डिग डाउन करके नीचे जाने लगा। और थोड़ी दूर जाते ही मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल भी मिल चुका था, तो फटाफट से मैं नीचे गया। एंड अब बस मुझे यहाँ पे फाइंड करनी थी एक लाइब्रेरी जहाँ से मैं बहुत सारे बुक शेल्फ ले सकूं। और जस्ट थोड़े देर में ही मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी भी मिल गई। एंड फटाफट से मैंने यहाँ पे बहुत सारी सबसे पहले कॉबवेब यहाँ से माइन कर लिए। एंड उसके बाद इसके चेस्ट में से मुझे यहाँ पे बहुत सारी इंचांटमेंट की बुक मिल गई। एंड दूसरे चेस्ट में से मुझे यहाँ पे थोड़े से इंचांटमेंट की बुक और थोड़े से ट्रिम्स मिल गए। एंड फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ के बुक शेल्फ को माइन करने का काम। एंड थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ मिल चुके थे। और जस्ट इसी के बगल में मुझे यहाँ पे पोर्टल वाला रूम भी मिल गया। तो सबसे पहले मैंने आके इसके स्पॉनर को तोड़ा एंड यहाँ से सभी लावा को मैंने ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ से बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन किए और अपने लिए यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाया और चला गया फिर मैं नेदर में। और वहां से आ गया मैं अपने बेस वाले नेदर पे। एंड वहां से फिर मैं आ गया ओवरवर्ल्ड। बेस पे आते ही मेरे पास जितने भी मेरे को यहाँ से इंचांटिंग के बुक मिले थे सभी बुक को मैंने अपने नए वाले बुक शेल्फ में रख दिया। फिर अपने लिए बहुत सारी बुक शेल्फ बनाई
और अपने इंचांटिंग टेबल को पूरा कंप्लीट किया। और अब मुझे यहाँ पे 30 लेवल की इंचांटमेंट बहुत ही इजी तरीके से मिल रही थी। फिर मैंने अपने शिप्स को यहाँ पे ब्रीड कराया एंड उनसे बहुत सारी वूल कलेक्ट की, और जितने ही मेरे ट्री ग्रो हुए थे मैंने सभी ट्री को यहाँ से कट किया, और विलेजर के पास जाके मैंने एक को फ्लेचर बना के उनसे मैंने बहुत सारे ट्रिक ट्रेड किए और उनसे बहुत सारे एमरेल्ड कलेक्ट किए। और अभी मेरे आर्मर पे बिल्कुल भी ढंग का एन्चांटमेंट नहीं था, तो सबसे पहले मैंने अपने सारे आर्मर को यहाँ पे डिसइंचांट करके उन्हें एकदम फ्रेश किया, और साथ में मेरे कुछ टूल्स को भी मैंने यहाँ पे डिसइंचांट कर दिए। उसके बाद मैंने कुछ हॉपर्स बनाए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए, और मेरे रिवीन में जो यहाँ पे ये स्पॉनर था मैं इसे तोड़ के यहाँ पे इसे एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करने लगा। और थोड़े टाइम में ये बन के रेडी हो चुका था और ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था, पर इसकी स्पीड ऐसी थी मानो कछुआ भी इससे रेस जीत जाए यार। और थोड़े टाइम बाद ही मुझे यहाँ पे एक नया क्रॉस मिल गया था जो कि था मेरा पोटैटो। जिस स्पीड से मेरे यहाँ पे XP 30 हुआ है उस स्पीड से तो मेरे पूरे टूल्स और आर्मर को इंचांट करने के लिए मुझे 30 साल लग जाएंगे यार। मतलब मुझे कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। एंड ओवरऑल में आते सबसे पहले मैंने अपने चेस्ट को इंचांट किया, जिसके अंदर मुझे कोई ठीक ठाक सी इंचांटमेंट नहीं मिली तो मैंने उसे तुरंत डिसइंचांट कर दिया। एंड इसके बाद फिर मैं चला गया था दोबारा नेदर में क्वार्ट्ज से अपनी एक्सपी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इससे एक्सपी काफी तेज बढ़ता है। और इसी के साथ में मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर को भी यहाँ पे इंचांट कर लिया। और फिर मैंने अपने फार्म में से बहुत सारे कैरेट हार्वेस्ट किए, क्योंकि अब मुझे जाना था ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। देन उसके बाद मेरे पास जितने भी फूड मेरे कुक हुए थे उन सभी फूड को मैंने यहाँ से ले लिया, और मैंने अपने लिए बहुत सारे बेड क्राफ्ट किए, और दूसरे विलेज में से भी जाके मैंने यहाँ से बहुत सारे बेड ले लिए, और अपने गाँव वालों को मैंने थोड़ी सी और ब्रेड दी ताकि अपनी आबादी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। फिर मैंने क्राफ्ट किए अपने लिए बहुत सारे रॉकेट, और अगले दिन मैंने बनाया अपने लिए बहुत सारे गोल्डन कैरेट, क्योंकि ये अच्छा फूड सोर्स होता है यार। और अब मेरे पास मेरे जरूरत के सारे सामान थे ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। फिर मैं निकल गया यहाँ से नेदर, एंड वहां से चला गया मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले पोर्टल पे, और यहाँ से आ गया मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में। पर स्ट्रॉन्ग होल्ड आते ही मुझे पता चला कि मैंने तो यहाँ पे आई ऑफ एंडर प्लेस किया ही नहीं था, मतलब मेरे से बड़ा नूब कोई नहीं है। तो फिर तुरंत में ओवरऑल में आया, यहाँ से मैंने अपने सारे आई ऑफ एंडर को लिया और अपने लिए कुछ और आई ऑफ एंडर मैंने क्राफ्ट किए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड में आके मैंने अपने सारे आई ऑफ एंडर्स पोर्टल पे लगा के पोर्टल को एक्टिवेट किया, और जय श्री राम बोल के मैं कूद गया इसके अंदर। और अब बारी थी बस इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की, तो चलो फिर खत्म करते हैं इस काली चिड़िया को। फाइनली यहाँ पे ड्रैगन खत्म हो गया, एंड उसके बाद मैंने इसके सारे एक्सपी को यहाँ से कलेक्ट किया, एंड उसके बाद मैंने इसके अंडे को भी यहाँ से चुरा लिया, और फिर मैंने एंडरपल थ्रो करके मैं निकल गया एनसीटी में। और एनसीटी में मैं स्पॉन हुआ था इस उड़ते हुए मेदू वड़े पे। फिर एंडरपल थ्रो करके मैंने इस बड़ी सी खाई को सबसे पहले पार किया, और थोड़े ही दूर आगे जाते मुझे यहाँ पे एक एनसीटी दिख गई, और उसके करीब जाते ही मुझे पता चला कि इसके अंदर तो एंड शिप भी थी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं टावर अप करके ऊपर जाने लगा, तभी शलकर ने मेरे को हिट कर दिया, एंड उस शलकर की मदद से मैं सीधा पहुंच गया एंडशिप के अंदर। एंडशिप में जाते ही सबसे पहले मैंने आके एक शलकर को मारा, और उसके बाद इनके चेस्ट की लूट को चेकआउट किया, एंड फिर मैंने कलेक्ट किया अपने इलाइट्रा को। और हर बार की तरह इस बार भी हमसे ड्रैगन हेड नहीं कलेक्ट हो पाया, नूब हूं मैं भाई। नीचे आके मैंने अपने लिए एक शलकर क्राफ्ट की, और उसमें अपने सारे लूट को मैंने उसके अंदर गैदर किया, एंड फिर मैं निकल गया एंड सिटी को अच्छे से लूटने के लिए। एंड सिटी के अंदर से मैंने इसके सारे चेस्ट की लूट चेकआउट की, जिसके अंदर ज्यादा कुछ खास था नहीं, एंड यहाँ से मैंने बहुत सारे शलकर्स मारे ताकि मुझे यहाँ पे शलकर सेल्स वगैरह मिल जाए, और कुछ में से मुझे यहाँ पे डायमंड भी मिल गए। फिर मैंने कुछ यहाँ पे शलकर्स मारे, और इनके यहाँ पे एंडर चेस्ट को भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, एंड फिर मैंने यहाँ से बहुत सारे एंड्रॉइड भी कलेक्ट कर लिए। और थोड़ा आगे जाते ही मुझे यहाँ पे एक और एनसीटी दिख गई, तो फटाक से मैं उसके अंदर गया, एंड फटाक से वहां से मैंने उसके इलाइट्रा को कलेक्ट किया। और इस बार भी मुझसे एंडर ड्रैगन का हेड कलेक्ट नहीं हुआ, पर लेकिन अच्छी बात ये थी कि नीचे जमीन था, तो नीचे जाके फटाक से मैंने अपने इस ड्रैगन के हेड को यहाँ से कलेक्ट कर लिया। अब भैया कमेंट में कोई भी नूब नहीं लिखेगा, हाँ। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़े से कोरस ट्री के बीच ले लिए, एंड फिर चल पड़ा मैं अपने उस उड़ते हुए मेदू वड़े की तरफ। और यहाँ से आ गया मैं एंड डायमेंशन, और यहाँ से आ गया मैं सीधा अपने बेस पे एकदम, वो भी सही सलामत।
लेकिन यहाँ पे मेरे सारे टूल्स और आर्मर यहाँ पे टूटने के कगार पे आ चुके थे। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बो ली और उसे इंचांट किया। तो उस पे मुझे सबसे पहले अनब्रेकिंग 3 मिली। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से और बोस बना लिया एंड उसे जाके इंचांट मैंने फिर से किया। तो मुझे यहाँ पे फिर से अनब्रेकिंग 3 मिली थी, लेकिन जब मैंने उसे लिया तो इसके साथ में मुझे पावर 4, फ्लेम, इन्फिनिटी पंच, हर एक चीज मुझे इसके अंदर मिल गई। तो इन सारी चीजों को मैंने कंबाइन करके एकदम अल्टीमेट वाला बो मैंने यहाँ पे बना लिया। एंड इसके बाद जो मुझे एंडरिंग का एग मिला था मैंने उसे भी यहाँ पे रख दिया। और एनसीटी से जो मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लेके आए थे मैंने उन्हें भी यहाँ पे लाके लगा दिया। एंड उसके बाद मैंने अपने पिकेक्स को भी यहाँ पे एक बार इंचांट किया, उसमें मुझे फॉर्च्यून 2 मिला। देन उसके बाद मैंने अपने लिए एक अल्टीमेट सवाल इंचांट की। देन उसके बाद मैंने अपने लिए एक नया पिकेक्स बनाया एंड उसे इंचांट किया। तब उसमें फाइनली मुझे यहाँ पे फॉर्च्यून 3 और एफिशिएंसी 4 मिल चुका था। देन उसके बाद क्रीपर फार्म के बनाने के लिए मैंने अपनी जगह को क्लियर करना चालू किया एंड रात भर मैंने इस जगह को एकदम ठीक किया। और नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए बहुत सारे ट्री कट किए और इनसे बहुत सारे मैंने ट्रैप डोर बनाए और एक फिशिंग रॉड लेकर मैं चला गया नदी के किनारे फिशिंग करने के लिए, क्योंकि क्रीपर फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कैट्स की जरूरत थी और कैट मुझे सिर्फ मछलियों से ही टेम कर पाता था मैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी रात बैठ के बस मैंने यहाँ पे वाली फिशिंग की और यहाँ से बहुत सारी मछलियां कलेक्ट की। और मॉर्निंग में जाके मैंने बेस में चेक किया कहीं पे कोई कैट स्पॉन हुई हो, पर यहाँ पे कोई कैट नहीं था। एंड उसके बाद मैं चला गया दूसरे वाले विलेज में और दूसरे वाले विलेज में भी किसी कैट का नामो निशान नहीं था यार। और थका हारा मैं चला गया इस बार नेदर में, और इस बार मैं नेदर में गया था नेदर बास्टियन को लूटने, क्योंकि मुझे क्राफ्ट करना था एक फुल्ली नेदराइट का आर्मर। और आर्मर इस बार 1.20 में अपडेट हो चुका है। इसे हमें नेदराइट करने के लिए हमें स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए जो हमें सिर्फ नेदर बास्टियन से मिल सकती है। थोड़ा आगे जाते पता नहीं मुझे यहाँ पे कौन सा अचीवमेंट मिल चुका था, हॉट टूरिस्ट वाला। और जस्ट मेरे स्पॉन के जस्ट पीछे यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक नेदर बास्टियन मिल गया। तो फटाफट से मैं उस नेदर बास्टियन के अंदर गया एंड बहुत ही मैं यहाँ पे डर रहा था, पैनिक था कि यहाँ पे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लगता है एक्चुअली। एंड ऊपर जाते ही मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ चेस्ट थे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ के जो रखवाले थे सबसे पहले मैंने उनको यहाँ पे मार दिया। एंड उनके मारने के बाद मैंने यहाँ पे डिग डाउन करके नीचे जाना, क्योंकि ऊपर लूटना तो बहुत मुश्किल था। जैसे मैंने इसके चेस्ट को खोला इसमें से मुझे कुछ खास लूट नहीं मिली, हाँ, लेकिन मुझे यहाँ से एक एफिशिएंसी 4 और एक मेंडिंग की पिकेक्स मिल गई और यहाँ से कुछ गोल्ड ब्लॉक मुझे मिल गए। और दूसरे चेस्ट में से मुझे यहाँ पे एक आयरन की नगेट मिल गया और बाकी सब कचड़ा था। एंड तीसरे चेस्ट में से मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं मिली और बाकी के अदर चेस्ट में इसके अंदर कुछ खास नहीं था। और जब मैंने इसके बीच में जाकर चेक किया तो पता चला कि ये तो एक बरीट वाला नेदर बास्टियन है। देन इसके बाद मैं यहाँ से निकल गया दूसरे बास्टियन की तलाश में, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा बास्टियन चाहिए था। एंड थोड़ी दूर जाते मुझे फिर से एक और बास्टियन मिला जिसके ऊपर ही मुझे यहाँ पे कुछ चेस्ट नजर आ रहे थे और इसके आजू बाजू में भी बहुत सारे यहाँ पे इनके रखवाले घूम रहे थे। तो सबसे पहले मैंने इनके रखवालों को यहाँ पे ऊपर पहुंचाया। देन उसके बाद मैं नीचे जाके मैंने इसके चेस्ट को चेकआउट की। तो मुझे पहले में तो एंसेंट डेब्री यहाँ पे एक मिल गई जिसे देख के मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे में से मुझे यहाँ पे इनका स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है भी। और इसे तीसरे चेस्ट में से मुझे सेम चीजें मिली। और नीचे जाने पे मुझे एक और बड़ा सा डबल चेस्ट दिखा, मुझे लगा इसमें से मिल जाएगा, पर नहीं, इसमें से भी मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मिली और मैं वहां से सारी चीजों को कलेक्ट करके मैं निकल गया अपने दूसरे की तलाश में। एंड काफी देर यहाँ वहां भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक नेदर बास्टियन मिला जो पूरी तरह से नीचे दबा हुआ था। एंड नीचे जाते सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्रूट्स को मारा एंड धीरे धीरे करके हुए मैं आगे बढ़ा। है ना, इनके सारे चेस्ट को चेक करने में मुझे यहाँ पे नेदराइट का स्क्रैप और स्मिथिंग टेम्पलेट यही सारी चीजें मिल रही थी। और बहुत ही धीरे धीरे और संभलते संभलते मैं नीचे जा रहा था, क्योंकि नीचे बहुत सारे यहाँ पे ब्रूट्स घूम रहे थे और इनके बगल में बहुत सारे चेस्ट पड़े हुए थे। तो फटाफट से मैंने इन सभी को यहाँ पे मारा और इनके सारे चेस्ट को लूटने में मुझे यहाँ पे बस यहाँ पे एंसेंट डेब्री मिल रही थी। देन फिर मैं समझ गया कि सारी चीजें जो है उसके नीचे वाले चेस्ट रूम में ही होगी। नीचे पहुंच के सबसे पहले मैंने अपने आप को कवर किया एंड इसके चेस्ट रूम के ट्रेजर के बगल में जितने भी यहाँ के ब्रूट्स थे इन सभी ब्रूट्स को मैंने मारा। तभी एक ब्रूट अचानक से मेरे ऊपर हमला करने आ गया, तो मैंने उसे भी यहाँ पे निपटाया। एंड इसके बाद सीधा मैं निकल गया उसके ट्रेजर रूम को लूटने के लिए। जैसे ही मैंने इसके पहले चेस्ट को खोला लिटरली मुझे यहाँ से पूरा एक डायमंड का आर्मर और एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल चुकी थी मुझे। एंड जैसे मैंने दूसरे चेस्ट को खोला उसके अंदर से भी मुझे यहाँ पे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुकी थी। एंड उसके बाद मैंने इनके यहाँ के सारे गोल्ड को कलेक्ट कर लिया। एंड फिर मैं निकल गया बिना डरे हुए सीधा एकदम अपने घर के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। और वहां से निकलते ही सीधा मैं आ गया अपने पोर्टल पे और पोर्टल से आ गया मैं अपने बेस पे। और इस बास्टियन की लूट से मुझे यहाँ पे 5 एंशिएंट डेब्री और एक स्क्रैप मिल चुका था और एक मेंडिंग की पिकेक्स मिल गई थी। तो तुरंत मैंने उस मेंडिंग की पिकेक्स को अपने फॉर्च्यून 3 के पिकेक्स से मर्ज कर दिया और तभी मैंने देखा कि मेरे बेस पे कुछ कैट स्पॉन हुई। तो मैं फटाक से चला गया उन्हें टेम करने के लिए और काफी देर मेहनत करने के बाद मैंने इसे फाइनली टेम कर लिया। फिर मैंने सोचा जब यहाँ स्पॉन हुई तो शायद दूसरे विलेज में भी स्पॉन हुई होगी। फिर मैं तुरंत चला गया दूसरे विलेज में और दूसरे विलेज में एक नहीं
पूरे तीन कैट स्पॉन हुई थी। तो फटाफट से मैंने हर एक कैट को यहाँ पे टेम किया और जैसे मैं उन्हें टेम करा था तो यहाँ पे ये ब्रीड भी कर रहे थे, जिससे मेरी इनकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी, जो कि क्रीपर फार्म के लिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने यहाँ से सारे कैट्स को टेम करके इनके ब्रीडिंग करा के मैं इन सभी कैट्स को लेकर निकल पड़ा अपने घर के तरफ। और ये चलते वक्त एकदम ऐसा लग रहे थे जैसे मानो फ्लैश की स्पीड से दौड़ रहे हैं ये। और फिर सारे सामान को लेकर मैं चला गया अपने क्रीपर फार्म को बनाने के लिए। तो फार्म के रेडी होने के बाद इसके चारों तरफ मैंने सब जगह पे मैंने टॉर्चेस प्लेस करी ताकि यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन ना हो। और मैं चला गया उसके बाद AFK होने की यहाँ पे देखने की कितना मुझे ये गन पाउडर यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है हाफ एन आवर में। A few moments later. और आफ्टर AFK जब मैं नीचे आया तो मैंने यहाँ पे देखा मुझे लगभग आधे घंटे में सिर्फ यहाँ पे लगभग टोटल दोनों चेस्ट का मिला के 7 स्टैक से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे गन पाउडर मिल चुके थे। और इतना सब कुछ करते हुए मेरा इलाइट्रा यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुका था और ये दोनों इलाइट्रा मेरे थोड़े पूरे डैमेज थे। तो फिर मैंने अगले दिन कुछ सारे लेक्टन्स बनाए और चला गया गाँव वालों के पास उन्हें मेंडिंग की बुक बाय करने के लिए। पर ये वाले लोग बहुत ही बेकार थे। इन्होंने सुबह से लेके शाम कर दिया लेकिन किसी ने भी यहाँ पे मुझे मेंडिंग की बुक यहाँ पे ऑफर नहीं की। देन उसके बाद रात को मैं निकल गया यहाँ पे बेस के अपने बीचों बीच और वहां पे जाके मैंने टावर अप करके ऊपर खड़ा हो गया एंड वेट करने लगा किसी ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने का, जिसे क्योर करके मैं इजीली उससे सस्ते में यहाँ पे मेंडिंग की ट्रेड कर सकता हूँ। और थोड़े टाइम बाद ही मेरे बेस पे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाता है। तो फटाफट से मैं उसके पास जाता हूँ और उसे धीरे धीरे अपने बेस की तरफ लेकर आता हूँ और बेस पे लाके मैं उसे अपने एक नाव में बैठा के उसके चारों तरफ से मैं ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि ये डे लाइट में कहीं ये जल ना जाए। और नेक्स्ट डे मैं इसके लिए एक वीकनेस ऑफ पोशन की बॉटल बनाता हूँ जिसके सर पे फेंक के मारता हूँ, उसे एक गोल्डन की एप्पल खिलाता हूँ और अब बस ये इंतजार करना था कि जल्द से जल्द क्योर हो जाए। और जब तक ये क्योर हो रहा था मैं चला गया था डायमंड की माइनिंग के लिए, क्योंकि अब मुझे चाहिए था बहुत सारा डायमंड, क्योंकि मुझे नेदरराइट के स्क्रैप को डुप्लीकेट करने के लिए बहुत सारे डायमंड की जरूरत थी। एंड माइन में जाते ही सबसे पहले मैंने अपने उस आयरन वेन की तरफ देखा जिसे मैंने कुछ दिन पहले माइन किया था। तो इसे मैंने फॉर्च्यून 3 करना चालू किया एंड थोड़े ही देर में मुझे यहाँ पे लगभग 5 स्टैक से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे आयरन के ओर्स मिल चुके थे। और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इस आयरन वेन को भी माइन करके देखा जाए कि यहाँ पे कितना, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 सर्कल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। देन उसके बाद मैं चला गया इस आयरन वेन को पूरी तरह से माइन करने के लिए। से मुझे इतने सारे आयरन के वेन मिले। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को इससे पहले कभी ऐसा मिला है क्या और इसका नाम क्या है। और अब बारी थी बस इसे फॉर्च्यून 3 करके देखने की, ये मुझे कितना से ज्यादा आयरन मुझे और डायमंड यहाँ पे जो दिख रहे हैं कितने मुझे मिल सकते हैं। A few moments later. और ये देखो भाई साहब जरा इस जगह को कि पहले ये कैसा था और अब यहाँ पे कैसा है। कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत सारे आयरन और डायमंड थे और यहाँ पे अब खाली है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कितने सारी चीजें मिली है। पहले वाले में से इतना था और दूसरे वाले में से मुझे जो मिली है वो लगभग 2 स्टैक भर के मिली है। और टोटल जब मैं दोनों को मर्ज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे टोटल 1 सल्कर चेस्ट भर के मुझे यहाँ पे जो कि है आयरन मिल चुका है। यहाँ पे लगभग 2 स्टैक तक मुझे यहाँ पे डायमंड मिल चुका है। एंड सरफेस पे आते सबसे पहले मैंने अपने विलेजर को यहाँ पे आजाद किया और उसे फटाक से मैंने
प्रोफेसर की जॉब दी ताकि ये जल्द से जल्द मुझे मेंडिंग दे दे, और ये बहुत ही सस्ती में लूट दे रहा था। एंड शाम होते होते इसने मुझे यहाँ पे मेंडिंग ऑफर कर दी 1 एमरल्ड में। तो फटाक से इससे मैंने बहुत सारी मेंडिंग की बुक खरीद ली और इंस्टेंटली उसे मैंने अपने इलाइट्रा पे, इवन दोनों इलाइट्रा पे मैंने यहाँ पे मेंडिंग को लगा दिया और रात भर मैंने मॉब्स को मार के अपने पूरे इलाइट्रा को यहाँ पे रिपेयर करके ले लिया। एंड नेक्स्ट डे मैंने अपने सारे डायमंड को लिए और अपने नेदरराइट्स के स्क्रैप को मैंने 10 के काउंट में यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। और फिर मैंने क्राफ्ट किया यहाँ पे बहुत सारे TNT, क्योंकि अब मुझे माइंड करना था नेदरराइट को। एंड उसके बाद मैं चला गया नेदर में नेदरराइट के माइनिंग के लिए। नेदर में पहुंचते ही मैंने वाई लेवल 14 पे चंक बॉर्डर पे यहाँ पे मैंने स्ट्रीप माइनिंग का काम चालू किया और यहाँ से मैंने बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट किए। टोटल 15 एंशिएंट डेब्रिस के साथ में मैं आ गया अपने सरफेस पे आते ही सबसे पहले मैंने अपने पुराने वाले एंशिएंट डेब्रिस को लिया और अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को मैंने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। जब तक मेरे एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो रहे थे तो मैंने अपनी थोड़ी सी फार्मिंग की और जितने ही मेरे शुगर केन बड़े हुए थे उन सभी को मैंने हार्वेस्ट किया और इतने देर में मेरे सारे एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो चुके थे। फटाक से मैंने उन्हें नेदरराइट में कन्वर्ट किया और इंस्टेंटली अपने डायमंड के आर्मर को मैंने नेदरराइट का एकदम पावरफुल आर्मर बना दिया और साथ ही साथ मैंने अपने स्वॉर्ड को भी नेदरराइट का कर दिया। और उसके बाद मैंने अपने पूरे आर्मर को गोल्ड से ट्रिम कर दिया, जो कि देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा था ये। और अब बारी थी अपने विलेज पे एक बहुत ही प्यारे से रेड को अंजाम देने, क्योंकि मेरे इस लेफ्ट हैंड में ये शील्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था टोटम। रेड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चला गया अपने सारे आयरन गोलम को मैंने यहाँ पे आयरन खिला के स्ट्रॉन्ग किया और आउटपोस्ट पे जाके मैंने उसके राजा को मार के बैड ओमेन का इफेक्ट लिया और अपने विलेज पे आके रेड को स्टार्ट कर दिया। पहली रेड तो काफी इजी थी, जो कि देखते देखते ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो जैसे वो आए तो वहां पे आयरन भैया ने सबको लुढ़का दिया। और दूसरी रेंज स्टार्ट हुई लेफ्ट साइड से, जिसमें थोड़े तक से ज्यादा लोग आए थे, पर ये भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे मेरे आयरन भैया जो थे ना वो सबकी बजा बजा के ले रहे थे। थर्ड वेन थोड़ा सा टफ लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विंडिकेटर आए हुए थे और साथ में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांड थे और मेरे पे भी थोड़ा सा हमला हो चुका था। पर यहाँ पे सांड को भी आयरन गोलम ने फटाक से यहाँ पे एकदम इजिली निपटा दिया और यहाँ पे ये भी रेड खत्म हो गई। और इतने में तो भाई चौथी रेड चालू हो गई और मुझे लगा था कि ये तो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि हर जगह से हर एक चीज थी, यहाँ पे विच वगैरह भी थी। पर देखते देखते ये वाला वेन भी हो गया खत्म। एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ 5वां वेन, जिसके अंदर आया था एक विंडिकेटर, जो कि अपने हाथों से जादू दिखा रहा था, लेकिन उसे भी आयरन भैया ने वहीं पे निपटा दिया। एंड सारी लोगों को यहाँ पे खत्म करने के बाद मैंने उनके बच्चों को भी मारा जो यहाँ से उड़ रहे थे। एंड लकीली काफी देर मेहनत करने के बाद सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये रेड खत्म हो गई और मुझे यहाँ पे हीरो ऑफ द विलेज का अवार्ड मिल गया। और इसके अंदर से मुझे मिला यहाँ पे एक ही टोटम। यार बहुत बुरा लगा देख के, लेकिन चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा। और अब बारी थी अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा बेस बिल्ड करने की, जिसके लिए मैंने सोच रखा मैं यहीं पे इसी बीच में इसको बिल्ड करूंगा। एंड बिल्ड करने के लिए मुझे जो भी सामान चाहिए उस सारे सामान को मेरे को सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। देन फिर मैंने बहुत सारे डेजर्ट टेम्पल में जाके मैंने वहां से उनके बहुत सारे टेराकोटास को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। इवन दोस्त मैंने हर एक विलेज में भी से जाके उस चीज़ों को कलेक्ट किया ताकि मेरे को वहाँ से भी बहुत सारे टेराकोटा मिल सके। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए बहुत सारे हो क्राफ्ट किया, उसे मैंने तुरंत बहुत सारा इंचांटमेंट दिया उसके अंदर अच्छे से अच्छा। एंड फिर मैं चला गया नेदर में। एंड नेदर में जाके वहां से मैंने ये लाल वाला फूल और ये नीला वाला फूल भी मैंने यहाँ से बहुत सारा कलेक्ट कर लिया। एंड अब शुरू करते हैं अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा बेस बनाना।
Wake up to reality. तो फाइनली अपना बेस बन के हो चुका था रेडी, और ये पूरी तरह से एकदम अल्टीमेट बेस मैंने बनाया था यहाँ पे, और ये बेस देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। और अगर आपको भी प्यारा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में येलो वाला हार्ट स्पैम कर देना। और अब बस खाली अपने को अपने बेस पे एक बीकन को सेटअप करना है, लेकिन उससे पहले मैंने अपने विलेजर्स को उनके पुराने घर से निकाल के उनके नए वाले घर में, चमचमाते घर में मैंने उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया, और अपने लिए कुछ गोल्डन कैरेट और अपनी लूटिंग ट्री की स्वॉर्ड लेकर मैं निकल पड़ा नेदर में। फोर्ट्रेस में पहुंच के मैंने यहाँ पे बहुत सारे विदर्स को मारना चालू किया, क्योंकि मुझे बस यहाँ से सिर्फ 2 विदर स्कल चाहिए थे, क्योंकि एक विदर स्कल मुझे ऑलरेडी मिल चुका था। तो देन यहाँ पे मैंने बहुत सारे विदर को यहाँ पे मारना चालू किया। एंड थोड़े टाइम बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक विदर स्कल मिला है, और थोड़े टाइम और मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पे दूसरा विदर स्कल भी मिल गया। और उसी फोर्ट्रेस से मैंने यहाँ पे बहुत सारे सोल सैंड भी कलेक्ट कर ली, और निकल गया मैं एंड डायमेंशन में। एंड डायमेंशन में पहुंच के मैंने यहाँ पे डिगिंग करना चालू किया, और यहीं पे मैंने अपने विदर को स्पॉन किया। पर पहले मुझे नहीं पता था कि ये विदर को स्पॉन करने के लिए 3 ब्लॉक करना चाहिए, मैं इसे भूल चुका था। और जैसे मैंने इसे स्पॉन किया, ये सीधा बाहर आ गया, और उसके बाद छिड़ गई एक बहुत बड़ी सी जंग। और एक घमासान मुकाबले में फाइनली मैंने विदर को यहाँ पे डिफीट कर दिया। और ये पहली बार ऐसा था कि मैंने विदर को ऐसा ओपनली मारा है, वरना मैं विदर को हमेशा छुप के ही मारता था। बेस पे आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे अपने लिए फर्नेसेस बना ली, और कुछ बकेट बना के अपने आयरन वाली शल्कर को लेके मैं निकल गया नेदर में। नेदर में पहुंच के एक जगह पे मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डिगिंग किया, और वहां पे मैंने अपने सारे फर्नेसेस रख दिए, और उन सारे फर्नेसेस में मैंने अपने आयरन को रख दिए, और उसके बाद मैंने इन्हीं के लावा से मैंने उसे यहाँ पे स्मेल्ट किया। और अब बस बारी थी मुझे इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे AFK रहने की, ताकि मेरा आयरन स्मेल्ट हो जाए। A few moments later. और थोड़े टाइम बाद फाइनली मेरे सारे आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो गए। एंड बेस पे आके सबसे पहले मैंने इन सारे आयरन को यहाँ पे ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद मैं चला गया अपने बेस पे अपने बीकन को सेटअप करने के लिए। और मैंने अपने बेस पे इस जगह पे मैंने बीकन को सेटअप करना चालू किया। फाइनली अपने सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो गए, और अपना 100 डेज का ये सफर भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके जाना कि कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा था। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड हैप्पी गेमिंग।